Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today is 5th January 2021 और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, वो भी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सुविचार है वो ये है, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। जी हाँ, लक्ष्य इंसान का सिर्फ एक होता है, उसके अलावा अगर किसी और चीज पे आपका ध्यान जाता है तो वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, आपके लिए एक एनिमी है, एक शत्रु है। हमेशा ऐसे विचारों से, ऐसे छोटे छोटे लक्ष्यों से दूर रहें, क्योंकि लक्ष्य केवल एक होता है। जैसे जीवन एक है वैसे ही लक्ष्य भी एक है। तो आज ही डिसाइड करें कि आपका वो लक्ष्य क्या है जिसके सामने बाकी सब लक्ष्य बेकार हैं। क्योंकि एक बार अगर जो लक्ष्य आपने ठानी है, अगर आपने वो पा लिया तो फिर बाकी सब चीजें आप आसानी से पा सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेशनल न्यूज की तरफ। आज के 3 नेशनल न्यूज हैं। पहला है, आत्मनिर्भर भारत के लिए देनी होगी एमएसएमई को मजबूती। दूसरा है, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश है तैयार। और आखिर में 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाने वाला है भारत, छठा देश। देखते हैं पहला न्यूज का एक्सप्लेनेशन। कोरोना काल की चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, लेकिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश के जीडीपी में 30% तो देश के निर्यात में 48% की हिस्सेदारी रखने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग यानी कि एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाना होगा। यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार को एमएसएमई मंत्रालय के लिए भी अन्य बड़े मंत्रालयों की तरह बजटीय प्रावधान करना होगा। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश है तैयार। जी हाँ, भारत कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यह बात कही। दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने एक दिन पहले ही देश में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए मोदी ने मेड इन इंडिया वैक्सीन के विकास में शोधकर्ताओं की भूमिका की सराहना की। पीएम ने कहा कि हम सबसे बड़े टीकाकरण के लिए तैयार हैं और इसमें वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के योगदान पर देश को गर्व है। डीसीजीआई ने जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है उनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। और तीसरी न्यूज है, 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाने वाला भारत है छठा देश। बिहार के मधेपुरा में निर्मित इलेक्ट्रिक रेल इंजन अब तक भारतीय रेलवे के ट्रैक पर 20 लाख किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस रेल इंजन कारखाना ने भारतीय रेलवे को 6 ऐसे देशों की सूची में शामिल किया है जिनके पास 12,000 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर की उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक इंजन हैं। भारत के साथ रूस, चीन, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस में इतनी क्षमता वाले रेल इंजन हैं। फ्रांस की एल्स्टॉम और भारतीय रेलवे की संयुक्त साझेदारी वाली इस कंपनी द्वारा 13 वर्षों में 800 इंजनों का निर्माण किया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 75 रेल इंजनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक 50 इंजनों की आपूर्ति भारतीय रेल की जा चुकी है। बाकी 25 इंजनों की आपूर्ति को कारखाने में काम चल रहा है। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यूज की तरफ। अंतरराष्ट्रीय न्यूज में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली ये कि चीन सरकार की आलोचना के बाद अरबपति व्यवसायी जैक मा लापता हैं। आप सब जैक मा को तो जानते ही होंगे, वो अलीबाबा के फाउंडर हैं। और चाइना कभी भी ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करती जो उनके खिलाफ बोलती है, प्लस ऐसे लोगों को चाइना के अगेंस्ट में बोलने का दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए इसी तर्ज पे चीन सरकार और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का दमन चक्र भी जारी है। अब की बार यह गाज चीनी अरबपति
और ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के मालिक जैक मा पर गिरी है। चीनी नियामकों की आलोचना के बाद से वह सार्वजनिक रूप में दिखाई नहीं दिए हैं। वह पिछले 2 महीने से लापता है और इसके पीछे कई तरह के संदेह जाहिर किए जा रहे हैं। बता दें कि जैक मा चीन में अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बतौर वक्ता मौजूद रहते हैं और अपने मोटिवेशनल भाषणों के लिए युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। अगली न्यूज है, ट्रंप की धमकी कि नतीजे नहीं बदले तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जी हां, ट्रंप जब से जो बाइडेन के अगेंस्ट में इलेक्शन में हारे हैं तब से वो कई आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। इसी तर्ज पे अमेरिका में गत 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब भी नई तरकीब अपनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने नतीजे को बदलने के लिए जॉर्जिया प्रांत के मुख्य चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाया और कहा कि उनकी हार को पलटने के लिए पर्याप्त वोटों की व्यवस्था करें। ट्रंप ने गत शनिवार को फोन कर करीब 1 घंटे तक बात की थी और एक तरह से ये धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गोपनीय तरीके से रिकॉर्ड किया गया बातचीत का यह ऑडियो रविवार को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने जारी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी ऑडियो हासिल किया है। ट्रंप ने जॉर्जिया के मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा कि उन्हें मतों की दोबारा गिनती करानी चाहिए ताकि बाइडेन की जगह वह जीत जाएं। अब बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज की तरफ। बिजनेस न्यूज में 3 अहम न्यूज हैं। पहला ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टेटमेंट जारी किया है कि ना जमीन खरीदी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इरादा। उन्होंने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में बार-बार निशाने पर आने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने साफ किया कि उसकी कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने की कोई भी योजना नहीं है। उसने कहा कि सरकार की तरफ से लाए गए तीनों कृषि कानून उसे किसी तरह विशेष लाभ नहीं पहुंचाते हैं। कंपनी ने अपनी सहायक शाखा रिलायंस जियो इन्फोकॉम के मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ को तुरंत रुकवाने के लिए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए तत्काल सरकारी दखल की मांग की है ताकि असामाजिक तत्वों की असंवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। कुछ दिन पहले देश के एक दूसरे कॉर्पोरेट हाउस अडानी ग्रुप ने भी कृषि कानूनों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा पर डेरा डाले किसान संगठन लगातार मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस और अडानी ग्रुप को निशाना बना रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, वियतनाम ने दशकों बाद भारत से चावल खरीदा। जी हां, दुनिया की 3 सबसे बड़े चावल निर्यातक देशों में शामिल वियतनाम ने अपने प्रतिद्वंदी भारत से दशकों बाद चावल खरीदा है। सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण वियतनाम में चावल की कीमत 9 वर्षों के शिखर पर पहुंच चुकी है। इसे देखते हुए उसे भारत से आयात करना पड़ा। वियतनाम के इस कदम से एशिया में चावल आपूर्ति में आई भारी गिरावट को समझा जा सकता है। इससे इस वर्ष चावल की कीमत में उछाल आने की बहुत संभावना है। थाईलैंड और वियतनाम से अब तक चावल खरीद रहे ग्राहक भी भारत का रुख करने पर बाध्य हो सकते हैं। उद्योग जगत के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय व्यापारियों को जनवरी और फरवरी में 70,000 टन 100% टूटे चावल का निर्यात करना है। यह खेप $310 प्रति टन होगी। चावल निर्यातक संघ के प्रेसिडेंट बीवी कृष्ण राव ने कहा, पहली बार हम वियतनाम को चावल निर्यात कर रहे हैं। भारतीय कीमत अत्यंत आकर्षक है। कीमत में भारी अंतर ने चावल निर्यात को संभव बनाया है। वियतनाम का 5% टूटा चावल $500 से $505 है। नेक्स्ट न्यूज है, सीप्लेन सेवा के लिए विमानन कंपनियों से चल रही वार्ता। सरकार देश के विभिन्न मार्गों पर सीप्लेन सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों से बात कर रही है। इसके तहत दिल्ली, अयोध्या समेत विभिन्न मार्गों पर यह सेवा शुरू की जाएगी। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि समुद्री विमान सेवा से देश भर में यात्रा तीव्र व आसान होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रालय संभावित एयरलाइन कंपनियों के जरिए स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के तहत चुनिंदा मार्गों पर समुद्री विमान सेवा शुरू करने की प्रक्रिया में है। इस परियोजना का क्रियान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
SDCL के जरिए किया जाएगा, जो मंत्रालय के अधीन है। बयान के अनुसार जिन मार्गों पर समुद्री विमान सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है, उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों, असम में गुवाहाटी रिवरफ्रंट और उमरावसी जलाशय, दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट से अयोध्या, टिहरी, श्रीनगर, चंडीगढ़ और कई अन्य पर्यटक स्थल शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि समुद्र तटीय क्षेत्रों और जलाशयों के नजदीक इस तरह की सेवा का विस्तार देने के लिए शेड्यूल्ड व नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइन कंपनियों के साथ काम करने के लिए SDCL गंभीर है। तो ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज। अब बढ़ते हैं विचार यानी कि एडिटोरियल पेज की तरफ। तो आज एडिटोरियल पेज में 3 मेजर आर्टिकल्स हैं। पहला, ये मंदिर ध्वंस की मानसिकता। ये आर्टिकल लिखा है हृदय नारायण दीक्षित जी ने। उन्होंने इसमें बताया है कि मंदिर भारतीय आस्तिकता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यह दिव्य शक्तियों को आकाश से धरती पर बसाने की आध्यात्मिक अभिलाषा है। मंदिर भारतीय मन के शिखर कलश है। भारत के लोग दुनिया में जहां जहां पहुंचे वहां वहां मंदिर हैं। भारत में लाखों मंदिर हैं। करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन से आश्वस्त पाते हैं। भारत विभाजन के पहले आज के पाकिस्तानी भूभाग में भी सहस्त्रों मंदिर थे। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गए। उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार जीवन यापन का अधिकार नहीं है। और पाकिस्तान हिंदू अधिकार आंदोलन के सर्वेक्षण के अनुसार 428 प्रमुख हिंदू मंदिरों में से 20 ही शेष बचे हैं। 1992 में लगभग 1000 मंदिरों पर हमला हुआ। 2014 में लरकाना के मंदिरों पर और 2019 में भी मंदिरों पर हमले हुए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान में खैबर प्रांत के करक जिले में मंदिर तोड़ा गया। एक मौलाना मोहम्मद शरीफ ने वहां मंदिर गिराने की अपील की और कहा कि हिंदू उपासना स्थल गिराया जाना पवित्र कर्तव्य है। मौलाना पाकिस्तान के जमायत उलेमा इस्लाम फजल संगठन के नेता हैं। इस वारदात से दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के हजारों मंदिरों का ध्वंस मूर्ति मंदिर भंजक मानसिकता का ही परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति पालन का अधिकार मिला है। पाकिस्तान यह अधिकार नहीं देता। वहां अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदू उत्पीड़न और धर्मांतरण का शिकार हैं। वे अपने घर में भी उत्सव नहीं कर सकते। उनकी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट हिंदूज इन साउथ एशिया के सर्वे ऑफ ह्यूमन राइट 2013 में उल्लेख है कि भारत विभाजन के समय आज के पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू आबादी 15% थी, जो 1998 में वसंत रह गई। हिंदुओं के साथ हर तरह से भेदभाव होते रहे हैं। उन पर अत्याचार जारी है। यही स्थिति रही तो अगले 35 से 40 वर्षों में पाकिस्तान में नाम के हिंदू ही शेष रह सकते हैं। यह स्थिति उस भूखंड में दिखाई पड़ रही है जहां वैदिक सभ्यता का विस्तार एवं विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता मूल वैदिक सभ्यता का ही विकास था। पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति घृणा भाव है। उन्हें सताना और अपमानित करना पाकिस्तानी एजेंडा है। इसी मानसिकता के कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई मानव अधिकार भी नहीं है। मुद्दा एक मंदिर को क्षति पहुंचाने का नहीं है। मूलभूत प्रश्न है कि आखिर इस्लामी राजनीतिक विचारधारा में मूर्ति और मंदिर तोड़ने की मानसिकता क्यों है? दुनिया में अनेक पंथ, मत, मजहब और विश्वास है। सबको अपने अंतकरण और विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार क्यों नहीं है? दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन यह विचारधारा मंदिर गिराने को ही पवित्र काम मानती है। यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। आखिरकार सभी मनुष्य अपने अपने विश्वास के अनुसार जीवन यापन के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? अंतकरण और विश्वास की स्वतंत्रता को और उसकी अभिव्यक्ति दुनिया के प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। कोई भी समूह इस अधिकार को छीन नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अलग से विचार करना चाहिए।
तो ये बोला था हृदय नारायण दीक्षित जी ने इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत पर बढ़ता निवेशकों का भरोसा। यह आर्टिकल लिखा है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने। उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि नया वर्ष 2021 देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई बढ़ने की संभावनाओं के शुभ संकेत लेकर आया है। हाल में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जारी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एफडीआई के रुझान और परिदृश्य 2020-21 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गई है। बीते दिनों उद्योग संगठन एसोचैम के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना आपदा के बीच देश में बड़े ऐतिहासिक आर्थिक सुधार हुए हैं और उनसे भारत में विदेशी निवेश बढ़ने लगा है। 1500 से अधिक पुराने और बेकार कानूनों को खत्म कर नए एवं सरल कानूनों तथा विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर सुधारों के दम पर निवेश के मामले में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। अब निवेशक भारत क्यों की जगह भारत ही क्यों नहीं कहने लगे हैं। निश्चित रूप से बीते वर्ष में कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की बुनियाद पर आधारित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 29.87 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से जिस तरह अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है, उससे विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ने लगा है। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में उद्योग कारोबार को आसान बनाने के लिए कई ऐतिहासिक सुधार भी किए हैं। टैक्स रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी लागू हुआ है, कॉर्पोरेट कर में बड़ी कमी की गई है, साथ ही बड़े आयकर सुधार लागू हुए हैं। देश में आधार बायोमेट्रिक परियोजना, कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुधार और रेलवे, बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया गया है। इनसे भी एफडीआई प्रवाह बढ़ा है। प्रवासी भारतीयों को घरेलू निवेशक के रूप में अनुमति दिए जाने से भी भारत एफडीआई के लिए और अधिक आकर्षक देश बन गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा, निर्माण क्षेत्र के विकास, बीमा, बिजली क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, पेंशन, वित्तीय सेवाओं, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेडिंग जैसे कई क्षेत्रों में एफडीआई संबंधित नीतिगत सुधार लागू किए हैं। केंद्र सरकार विभिन्न श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार देने में सफल रही है। ऑनलाइन ईएसआईसी और ईपीएफओ पंजीकरण जैसे कदमों से कारोबारी माहौल को और भी बेहतर किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत देश में कारोबार को गति देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। निवेश और विनिवेश के नियमों में परिवर्तन भी किए गए हैं। देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए भी विदेश निवेशक आकर्षित हुए हैं। देश के नवाचार में आगे बढ़ने से भी एफडीआई बढ़ा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48 स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 के कारण चीन के प्रति बढ़ती हुई नकारात्मकता और भारत की सकारात्मक छवि के लिए के कारण भी भारत में एफडीआई प्रभाव बढ़ा है। आखिर का आर्टिकल है उद्यमशीलता पर चोट। किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह छल कपट का सहारा लेकर अफवाहों को हवा दी जा रही है, इसका परिणाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी यह स्पष्टीकरण कि उसका अथवा उसकी किसी सहायक कंपनी का ना तो अनुबंध खेती से कोई लेना देना है और ना ही अनाज की सीधी खरीद से। यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया गया क्योंकि एक अरसे से विभिन्न किसान संगठनों की ओर से यह शरारत भरा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों का सबसे अधिक लाभ अंबानी और अडानी को मिलने वाला है। इस दुष्प्रचार से वह स्वतः साबित हो जाता है कि अपनी मांगों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए किसान संगठन किसानों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इससे भी शर्मनाक यह है
कि इस दुष्प्रचार में विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। ये और कुछ नहीं, संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाने वाली राजनीति है। तो ये थे आज के 3 मेन एडिटोरियल्स। तो अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ। चौथे टेस्ट पर संशय के बादल। ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट खेलने के लिए भारतीय टीम को सख्त क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा। इससे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। एक और, क्वींसलैंड के स्वास्थ्य मंत्री रोज बेट्स की टिप्पणी के बाद बीसीसीआई फिर से इस बारे में सोच रहा है कि टीम इंडिया गाबा में चौथा टेस्ट खेले या नहीं। बेट्स ने कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को सभी नियम मानने होंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ब्रिस्बेन नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले कह रहे हैं कि बीसीसीआई को ब्रिस्बेन में सख्त क्वारंटाइन से गुजरने में कोई परेशानी नहीं है और ना ही बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से कोई शिकायत की है। तो गाइस, ये था आज का न्यूज एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल के न्यूज एनालिसिस के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।